हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 11th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 12 ऊष्मागतिकी। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं, सीपी और सीवी में संबंध। चलिए देखते हैं ये सीपी और सीवी क्या है। इसमें जो संबंध आएगा उसे कहते हैं मेयर का सूत्र। सीवी जो है नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। सीपी नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर जब किसी गैस को गर्म किया जाता है, किसी बर्तन में गैस को रखकर स्थिर आयतन रखेंगे और गैस को यदि हम गर्म करते हैं तो गैस को दी गई संपूर्ण ऊष्मा उसके ताप वृद्धि में व्यय होती है। इसी प्रकार से स्थिर दाब पर जब गैस को किसी बर्तन में रखकर गर्म करते हैं तो गैस को दी गई ऊष्मा दो प्रकार से खर्च होती है। ऊष्मा का एक भाग गैस की ताप वृद्धि में खर्च होता है और ऊष्मा का शेष भाग बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होता है। तो सीपी और सीवी। सीवी नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, सीपी नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। चलिए आगे समीकरण ज्ञात करेंगे। सीपी और सीवी में क्या संबंध है, तो यहाँ लिखते जाएंगे। मान लो नियत आयतन पर आदर्श गैस के एक मोल को आदर्श गैस के एक मोल को डेल क्यू ऊष्मा दी जाती है। तो उसके ताप में वृद्धि डेल क्यू होती है। उसके ताप में डेल टी वृद्धि होती है। तो नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा के सूत्र से डी क्यू दी गई ऊष्मा बराबर सी भी इंटू डेल टी, ये सूत्र बनता है। नियत आयतन पर गैस को दी गई ऊष्मा डेल क्यू बराबर सी भी इंटू डेल टी। नियत आयतन पर किसी गैस को हम ऊष्मा देते हैं तो केवल उसके ताप में वृद्धि होती है। सी भी क्या चीज है? सी भी जो है नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। गैस का आयतन जब नियत रहता है तो गैस का आयतन जब नियत रहता है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। अभी कुछ देर पहले हम पढ़े हैं कि जब गैस का आयतन नियत रहता है और जब हम गैस को ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा जो है केवल गैस के ताप वृद्धि करता है, गैस के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। जब गैस के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है तो हम लिखेंगे डेल डब्ल्यू बराबर 0, क्योंकि कोई कार्य नहीं किया जाता है। नियत आयतन पर गैस को जब हम ऊष्मा देते हैं तो सारी की सारी ऊष्मा ताप वृद्धि में व्यय हो जाती है, गैस के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। अब यहाँ हम लिखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम
नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं जब किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा जो है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को शब्दों में मैं बता दूं, जब ऐसे निकाय को जो बाह्य कार्य करने में समर्थ हो ऊष्मा दी जाती है, कब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य मतलब डेल डब्ल्यू और उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है। जब किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो जो ऊष्मा अवशोषित होता है गैस के द्वारा, जब किसी गैस को ऊष्मा देंगे तो गैस जो ऊष्मा अवशोषित करेगा वह ऊष्मा दो प्रकार से खर्च होती है, गैस द्वारा किए गए बाह्य कार्य और गैस के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब चूंकि हम पढ़े हैं यहाँ पर नियत आयतन पर जब गैस को ऊष्मा दी जाती है तो केवल गैस के ताप में वृद्धि होती है, गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, तब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम थोड़ा सा बदल जाएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो जाएगा डेल क्यू इक्वल टू 0 प्लस डेल यू। यहाँ 0 रख देंगे, नियत आयतन पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम थोड़ा सा बदल जाएगा। अब डेल क्यू का मान हम रखेंगे ऊपर से, समीकरण ये इसको समीकरण 1 से डेल क्यू का मान यहाँ रख देंगे, तो रख देंगे तब डेल क्यू का मान हो जाएगा सी बी इंटू डेल टी बराबर डेल यू। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन मतलब नियत स्थिर दाब पर, अब नियत दाब पर, नियत दाब पर मतलब दाब को हम स्थिर रखेंगे। आदर्श गैस के एक मोल को नियत दाब पर आदर्श गैस के एक मोल को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। तो उसके ताप में डेल टी वृद्धि होती है, डेल टी वृद्धि होती है। तो ये सूत्र रहता है डेल क्यू बराबर सी पी इंटू डेल टी। यह है नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र। सीपी क्या चीज है यहाँ पर? सीपी जो है स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। जब नियत दाब पर किसी गैस को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा दो प्रकार से खर्च होता है। गैस की जो है आयतन में वृद्धि होती है और गैस की ताप में वृद्धि होती है। तो यहाँ लिखेंगे यदि नियत दाब पर गैस यदि नियत दाब पर गैस के आयतन में वृद्धि डेल भी हो तो नियत दाब पर गैस के आयतन में वृद्धि डेल भी हो तो गैस द्वारा किया गया कार्य, तो गैस द्वारा किया गया कार्य जब नियत दाब पर हम गैस को ऊष्मा देते हैं तो गैस के आयतन में वृद्धि होती है
तब गैस द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। गैस द्वारा कार्य किया जाता है तो हम लिखेंगे गैस द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका सूत्र होता है डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल वी। यह है गैस द्वारा किया गया कार्य का सूत्र। और इसी प्रकार से हम पढ़े थे, जब नियत आयतन पर गैस को ऊष्मा देते हैं तो गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, सारी की सारी ऊष्मा जो है ताप वृद्धि में व्यय हो जाती है। लेकिन नियत दाब पर जब हम गैस को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा जो है दो प्रकार से खर्च होती है। एक तो गैस के आयतन में वृद्धि होती है, दूसरा गैस का जो है गैस द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। गैस द्वारा कार्य इसलिए किया जाता है कि नियत दाब पर हम दाब को नियत रखते हैं लेकिन आयतन को नियत नहीं रखते, इसलिए आयतन बढ़ जाता है। नियत दाब पर गैस का आयतन बढ़ जाता है और गैस द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका मान होता है डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल वी। अब हम लिखेंगे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखेंगे यहाँ पर डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। यहाँ पर हम डेल क्यू, डेल डब्ल्यू और डेल यू को मान रखेंगे। डेल क्यू जो होता है नियत दाब पर गैस को दी गई ऊष्मा का मान होता है सी पी इंटू डेल टी। डेल डब्ल्यू का मान होता है पी इंटू डेल वी, पी इंटू डेल वी प्लस डेल यू। नियत आयतन पर जब गैस को ऊष्मा देंगे, 1 मोल गैस को ऊष्मा देंगे तो दी गई ऊष्मा नियत दाब पर होता है सी पी इंटू डेल टी। और नियत दाब पर जो गैस द्वारा किया गया कार्य है डेल डब्ल्यू का मान होता है पी इंटू डेल वी और डेल यू का हमने रख दिया डेल यू। तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं, इस समीकरण को सी पी इंटू डेल टी बराबर पी इंटू डेल वी। समीकरण 2 से डेल यू का मान रख देंगे। समीकरण 2 से डेल यू का मान है सी वी इंटू डेल टी, यहां रख देंगे। समीकरण 2 से सी वी इंटू डेल टी बराबर है डेल यू, यह हम रख दिए। अब सी वी डेल टी को बाएं पक्ष ले जाएंगे। चलिए इसको पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा सी पी इंटू डेल टी माइनस सी वी इंटू डेल टी बराबर पी इंटू डेल वी। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब हम यहां से कॉमन निकाल देंगे, जो कॉमन निकलेगा सी पी माइनस सी वी, डेल टी कॉमन निकल जाएगा, ये डेल टी कॉमन निकल गया, पी इंटू डेल वी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से। आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से होता है पी वी इक्वल टू आर टी। हम पढ़े हैं पी वी इक्वल टू आर टी। आदर्श गैस समीकरण को स्थिर दाब के लिखेंगे। नियत दाब पर आदर्श गैस समीकरण क्या होगा? नियत दाब पर P इंटू डेल भी हो जाएगा और जो R जो है R इंटू डेल टी। आदर्श गैस समीकरण जो है नियत दाब पर बदल जाता है। ये हो जाएगा P इंटू डेल भी और R इंटू डेल टी। समीकरण 4 में P इंटू डेल भी का मान रखने पर यह है समीकरण 4। सी पी माइनस सी बी ब्रैकेट के बाहर डेल टी इक्वल टू पी डेल भी। समीकरण 4 में पी इंटू डेल भी का मान रखेंगे, आर इंटू डेल टी यहाँ पर रख देंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे इस मान को समीकरण 4 में रखने पर, इस मान को समीकरण 4 में रखने पर
समीकरण 4 में रखेंगे Cp माइनस Cv इंटू डेल टी इक्वल टू आर इंटू डेल टी। समीकरण 4 में रख दिए मान P इंटू डेल बी की जगह R इंटू डेल टी। अब ये डेल टी और डेल टी को काट देंगे तो ये हो जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये जो समीकरण है Cp और Cp में संबंध है। समीकरण नंबर 5, यही Cp व Cv में अभिष्ट संबंध है जिसे मेयर का समीकरण कहते हैं। Cp माइनस Cv को R को Cp और Cv में अभिष्ट संबंध कहते हैं, इसे मेयर का समीकरण कहते हैं और इसे मेयर का सूत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आसानी से सिद्ध हो गया। यदि हम इसे 2 बार लिख के देखेंगे कॉपी में, और 2 चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और नियत दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। यदि ये दोनों चीज मालूम है तो ये समीकरण आसानी से सिद्ध हो जाता है। धन्यवाद।